ओके, तो चैप्टर का नाम है इनकम अंडर द हेड सैलरी। बहुत ही प्यारी सी बात है, सैलरी वर्ड समझते ही बिल्कुल माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है कि जितने भी लोग जो जॉब पे जाते हैं, उनको जो पैसा मिलता है वो सैलरी, क्योंकि नाम ही उसका, सर सैलरी मिल गई क्या, भैया को सैलरी मिल गई, पापा को सैलरी मिल गई, दीदी को सैलरी मिल गई, बात ही यही होती है ना। तो डूइंग जॉब कंप्यूट योर इनकम हियर। अगर जॉब करते हैं तो यहां पे इनकम कैलकुलेट करेंगे। नाउ मान लो रामलाल जो एक अकाउंटेंट है, जो जॉब करता है यहां पे विजयलाल के यहां पे, और विजयलाल इस बिजनेस का मालिक है, तो इसको हर महीने के एक पर्टिकुलर डेट को इसके अकाउंट में क्रेडिट होगा या इसको कैश में या चेक में मिलेगा सैलरी। ये जो सैलरी है इस पे टैक्स बनता है अगर वो टैक्स के दायरे में आता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि टैक्स के दायरे में आता है तो टैक्स बनता है, प्रॉब्लम ये है कि इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना इसलिए है क्योंकि यहां पे कुछ छूट है। अब प्रॉब्लम ये जो बताई मैंने वो ये है कि छूट कितनी है, किस पे कितनी लिमिट तक छूट देनी है, इसकी वजह से पूरा चैप्टर पढ़ना है। हमने पढ़ा कि अगर इनकम जनरेट की तो टैक्स तो लगेगा, लेकिन पूरे अमाउंट पे टैक्स नहीं लगता। गवर्नमेंट क्या करती है, जगह जगह छूट दे रही है। उस छूट के लिए आपको सारे प्रोविजन पढ़ने हैं और कैलकुलेशन करनी है और बतानी है कि कितने अमाउंट पे टैक्स लगने वाला है। ओके, तो डूइंग जॉब कंप्यूट योर इनकम हियर। नाउ यहां पे बताया भी हमने कि व्हेन अ पर्सन डज द जॉब एंड रिसीव एनी बेनिफिट्स वेदर इन कैश और काइंड, बहुत ही प्यारी सी बात है, चाहे वो कैश में या फिर किस में, काइंड में, कोई भी बेनिफिट्स जो कैश या काइंड किसी में भी मिले, आइदर डूइंग जॉब और आफ्टर द जॉब। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो दो दो नौकरियां करते हैं। जी हां, सैलरी बहुत कम है, परिवार मान लो ऐसा है जिसमें वो चाहते हैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन करना या देना, तो उसमें क्या है कि कुछ लोग डबल जॉब करते हैं। 8 घंटे कहीं नौकरी करेंगे, फिर कोशिश करेंगे चल यार 7-8 घंटे की दूसरी या पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, तो ऐसा भी होता है। तो जॉब या जॉब के बाद देन सच बेनिफिट आर टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी। कहां पे टैक्सेबल होगा, ये सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा। कहां पे टैक्सेबल होगा, सैलरी के हेड में। जैसे मान लो ये रामलाल एक अकाउंटेंट है, यहां पे जॉब करता है, ये मालिक है, इसको हर महीने सैलरी मिलेगी, तो ये जो सैलरी है ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। मैंने बताया था इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी और इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। ये 5 हेड्स होते हैं, इसमें सबसे पहला हेड सैलरी का है। अगर आप सीए करना चाहते हैं और सीए फाउंडेशन में आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी को। अनअकैडमी ज्वाइन करने का मेन रीज़न ये था कि मुझे वहाँ पे एक तो टीचर को पढ़ाने का वे बहुत अच्छा लगा, और वहाँ पे हमारे पास हमें किसी एक टीचर पे डिपेंड कभी नहीं होना पड़ा कि अगर हमें उनसे ही पढ़ना है तो उन्हीं से पढ़ना। हमें अगर टीचर को स्विच करना पड़े, हमें किसी और टीचर से बैच अच्छा लगे पढ़ना, तो हम उनके पास जा सकते हैं पढ़ने के लिए। तो डाउट कैसे होता है सर? डाउट का टीचर का एक तो आप क्लास, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप ऑन लाइव टीचर से बात करके चैट बॉक्स में, और अब न्यू फीचर ऐड हुआ था अकेडमी में, हम टीचर से ऑन माइक, हम सीधा क्लास ऑन लाइव क्लास में हम उनसे माइक पे भी बात कर सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा फीचर है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर कहीं बिजी हैं, इंगेज हैं, तो आपको एक ग्रुप मिलता है जिस ग्रुप में आप रह के बाकी बच्चे, लेट अस सपोज आपको कोई डाउट है तो आप उस ग्रुप में पोस्ट करते हैं और बाकी बच्चे भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं, या टीचर, नो डाउट टीचर तो बाद में रिप्लाई करेंगे। तो ये एक अच्छा फीचर है। अनअकैडमी पर सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के लिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आपको बेस्ट फैकल्टी मिलती है अपनी क्लासेस के लिए। आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, 24 महीने की प्लस सब्सक्रिप्शन सिर्फ 1125 रुपए प्रति माह में मिलता है। रियली ये मजेदार बात है, क्योंकि इतनी कम फीस में शायद आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अगर आप VIJAY2022 ये कोड यूज करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन पर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो अभी विजिट करें और ज्वाइन क्लासेस फॉर सीए इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 2 तरीके की सैलरी होती है। एक होती है ड्यूरिंग जॉब, एक होती है ड्यूरिंग जॉब। जितने भी लोग जो जॉब लगी हुई है, जॉब के दौरान जा रहे हैं, उनको जो पैसा मिलता है वो कैश के रूप में मिलता है या काइंड के रूप में। काइंड, हाँ काइंड मतलब क्या कि कैश के अलावा जो बेनिफिट्स हैं, अदर देन कैश बेनिफिट्स इज कॉल्ड काइंड।
जैसे कार की फैसिलिटी दे दी, जैसे घर दे दिया रहने के लिए, और इस तरीके के और भी बेनिफिट्स हैं। नाउ आफ्टर रिटायरमेंट कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं? जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जैसे पेंशन, आप सभी जानते हो रिटायरमेंट के बाद लोगों को जो जॉब कर रहे हैं उनको अगर पेंशन बनती है तो पेंशन का पैसा मिलता है। दिस इज कॉल्ड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन रिसीवर और पेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसी से पता चलता है कि सैलरी, आपने बोला कि जॉब कर रहे हो तो जो पैसा मिलेगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है। सर क्या बात करो, आपने तो अभी बोला था, हां बोला था, लेकिन कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी आपको। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए रिसीवर और पेयर के बीच में। इनकम अंडर द हेड सैलरी शुड बी टैक्सेबल ओनली व्हेन देयर इज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है तो ही वहां पे हम बोलेंगे कि ये सैलरी के हेड में आएगा। किस में आएगा? सैलरी के हेड में आएगा, अदरवाइज सैलरी के हेड में आप इसको टैक्सेबल नहीं करोगे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप या मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप भी बोलते हैं, या प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप भी बोलते हैं। क्या क्या बोला हमने आपको? हमने बोला मास्टर सर्वेंट या प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ये जरूरी है पेयर और पेई के बीच में। पेयर जो पे करने वाला है, पेई जिसको पेमेंट मिल रही है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल पिक किया है। मान लो ये रामलाल है जो अकाउंटेंट है, ये जॉब करता है विजयलाल के पास, ये मालिक है। अब ये क्या करेगा? हर महीने सैलरी देता है, तो ये पेयर हो गया, और ये क्या हो गया? रिसीवर या फिर पेई। इसको प्रिंसिपल या मास्टर भी बोलते हैं विजयलाल को, और ये कौन है? एजेंट या फिर सर्वेंट। ये एम्प्लॉयर कहलाता है और इसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय बोलते हैं। अब इसमें ऐसे कई एग्जाम्पल बन जाते हैं जहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं होता, उस समय अगर कोई पैसा मिल रहा है तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। इसके एग्जाम्पल्स भी पिक किए हैं, लेकिन अभी बात करता हूं आगे चल के। पहले कुछ और बात बता दूं। कंट्रोल ओवर द मेथड। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज सेड टू बी एग्जिस्ट इफ देयर इज कंट्रोल ओवर द मेथड ऑफ डूइंग द वर्क ऑफ अदर पर्सन। कहीं पे काम कर रहे हैं, कंट्रोल किसका है? मालिक का है। मालिक ने जैसा बोला वैसा उसका एम्प्लॉय काम कर देगा, तो वो कंट्रोल ओवर द मेथड अगर है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप स्टैब्लिश होते हैं। Control is said to be exist if the pair can exercise the following rights over the employee। क्या बोला? कि जो कंट्रोल है वो तभी एग्जिस्ट होगा जब पेयर जो मालिक है उसके पास ये फॉलोइंग राइट्स है एम्प्लॉय के लिए। व्हाट हैज टू बी डन, क्या काम करना है, कब करना है और कैसे करना है। वेदर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन या अथॉरिटी अवेलेबल और नॉट, अगर वहां पे इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे काम करना है या बिना इंस्ट्रक्शन के काम करना है। ये सभी चीजें ये बतलाती है कि एम्प्लॉयर का कंट्रोल है एम्प्लॉय के ऊपर या काम कराने के मेथड के ऊपर। जैसे यहाँ पे मान लो मुरारी लाल है जो मान लो कि ये समोसे तलता है, सुबह सुबह लाइन लग के लोग समोसे और चाय लेने आते हैं। विजयलाल यहाँ पे नौकर है, तो ये जो जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, अब समोसे तलने का काम क्या है? विजयलाल का है मान लो। तो मान लो मालिक ने बोला आज ना 200 समोसे तल एक साथ, तो मानना पड़ेगा विजयलाल को कि ऑर्डर आया 100 समोसे बाहर जाएंगे, 100 समोसे भी लोग जो आएंगे उनको देना है, तो इसको बनाना पड़ेगा, इसको बात माननी पड़ेगी। तो यहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है। समझ लो कि मान लो एम्प्लॉयर आया और कोई काम दिया, तो कहता नहीं मैं नहीं करता, चल कर ले अपने आप। ऐसा होगा क्या? बोल सकता है कोई एम्प्लॉय है? नहीं। हाँ, लेकिन पार्टनरशिप में हो सकता है। मान लो 2 पार्टनर हैं, आपने पढ़ा है ना 12th क्लास में पार्टनरशिप पढ़ी है, तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि मान लो एक से ज्यादा लोग हैं जो बिजनेस को रन कर रहे हैं। अब वहां पे मान लो एक पार्टनर बोला नहीं नहीं मैं नहीं आ रहा है, तू देख लियो अपने आप। वहां पे भी पार्टनर्स को मान लो सैलरी मिलती है, तो उनकी सैलरी जो पार्टनर्स को मिल रही है क्या यहां पे टैक्सेबल होगी? नहीं, क्योंकि एक दूसरे को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं बांध पा रहे हैं। मिस्टर ए और मिस्टर बी 2 पार्टनर हैं, तो क्या मिस्टर ए बोलेगा हाँ तेरे को ये काम करना था तूने किया क्यों नहीं? बोलेगा ऐसा, ये पकड़ बोरिया बिस्तरा, मेरा पैसा ला, तू अपने घर मैं अपने घर, ऐसा ही बोलेगा ना, है ना। मतलब अगर कंट्रोल नहीं है मेथड के ऊपर तो वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं होगा, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो जो पैसा मिलेगा
सैलरी के तौर पे ही भले मिले, वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहीं से बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर यहीं से रास्ता भटक जाते हैं, तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। इफ देर इज नो कंट्रोल ओवर द मेथड, इफ देर इज नो कंट्रोल ओवर द मेथड ऑफ डूइंग द वर्क ऑफ द पर्सन, देन रिलेशनशिप इज कॉल्ड प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल। जैसे मैंने बोला ना, अभी एग्जांपल दिया, ए और बी दो पार्टनर है, तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप है। इन सच अ केस इनकम इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। ये टैक्सेबल नहीं होगा किसके हेड में? सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। ये टैक्सेबल या तो पीजीबीपी के हेड में होगा, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस में जो सैलरी मिलेगा वो कहां पे हम कैलकुलेट करेंगे? जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो पीजीबीपी में, और या तो अदर सोर्सेज में। एग्जाम्पल रखे हमने यहां पे कई सारे, जैसे कि पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। अगर कोई पार्टनर है तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कई बार जो कंपनी है उसके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, उनको भी जो सैलरी मिलती है वो यहां पे सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। वो किसके हेड में टैक्सेबल होगा जी? या तो पीसीबीपी में, वो डिपेंड करता है, या अदर सोर्सेज में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं वो नौकर नहीं होते हैं, सर्वेंट नहीं होते हैं, सैलरी उनको मिलती है लेकिन वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। गेस्ट लेक्चरर, आपके कॉलेज में भी गेस्ट लेक्चरर्स होते हैं ना, उनको जो सैलरी मिलती है वो यहाँ टैक्सेबल नहीं होगा सैलरी के हेड में। अच्छा, टीचर्स, जैसे स्कूल में या कॉलेज में जो टीचर्स या प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, कई बार वो पेपर चेक करने जाते हैं, तो जो पेपर चेक करने के बदले उनको पैसे मिलते हैं वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। वो चाहे तो मना कर सकता है, मैं पेपर नहीं चेक करता, तो उसको बोलेगा चल तेरी छुट्टी, आज के बाद अब मत आइयो। ऐसा नहीं हो सकता। उसको किस काम के लिए रखा गया? पढ़ाने के लिए। पेपर चेक करना या नहीं करना वो उसकी मर्जी है, वो कर दे वो एक अलग बात है। मान लो एक मूवी बनाई गई और शाहरुख खान को लिया गया उसमें, है ना। अब शाहरुख खान को बोला कि तुमको जो है ये सीन इस तरीके से करना है, ठीक है, वो फॉलो करेगा। लेकिन मान लो कोई गड़बड़ हुई तो कहेगा मैं नहीं करता फिल्म, रख ले अपने पास अपनी फिल्म, मैं नहीं करता। वो वहां पे क्या कर रहा है? एक तरीके से अपनी सर्विसेज दे रहा है, सर्विस दे रहा है और सर्विस के बदले पैसे ले रहा है। समझ गए? यहां पे प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप है। अगर शाहरुख खान किसी मूवी में काम करता है तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप के बेसिस पे काम करता है, ना कि प्रिंसिपल सर्वेंट के रूप में। ओके, तो वहां पे जो उसको पैसा मिलेगा वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर है? ओके, जैसे यहां पे बताया मुरारी लाल, ये रामलाल पार्टनर हैं, ये पार्टनरशिप बिजनेस है, यहां पे प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है। विजयलाल मान लो ये सेट करता है क्वेश्चन पेपर एक कॉलेज के लिए, तो इसका जो पैसा है, जो इसको पैसे मिलेंगे वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। कहां पे टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। नाउ गोल्डन रूल क्या है भाई टैक्स को लगाने का यहां पे सैलरी के लिए? सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसिट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसिट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। इनमें से जो भी पहले होगा उसी के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। अब ये कैसे पता चलेगा, कैसे लगेगा? तो मैंने कहा या तो पैसे मिल जाए या ड्यू हो जाए। तो सर ऐसा मान लो किसी इंप्लॉय को फरवरी और मार्च की सैलरी नहीं मिली, वो पैसे मिले मान लो अप्रैल में, जबकि जो हमारा असेसमेंट ईयर चलता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च, प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, असेसमेंट ईयर भी ऐसे चलता है। तो कितने महीने का सैलरी टैक्स करोगे? 10 महीने का या 12 महीने का? 12 महीने का। पैसे नहीं मिले, पैसे तो 10 महीने का मिला है, लेकिन हमने क्या बोला? या तो ड्यू हो जाए या रिसिट हो जाए, दोनों में से जो भी पहले होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो सर मान लो उसके मालिक ने सैलरी नहीं दी, तो उसके लिए हम प्रोविजन है, बाद में पढ़ेंगे कि मान लो टैक्स लग गया लेकिन सैलरी नहीं दी तो क्या होगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम। नाउ यहां पे एग्जांपल लिया हमने, सैलरी है मान लो 30,000 रुपए हर महीने, फरवरी और मार्च की जो सैलरी है वो ड्यू है। बताओ क्या होगा यहां पे? सैलरी अगर फरवरी और मार्च की ड्यू है उस केस में क्या होना चाहिए बताओ? अभी कितने महीने का सैलरी टैक्स करोगे? हाँ जी, मतलब टोटल सैलरी अगर मुझे निकालना हो, लो मैं लिख देता हूं यहां पे, टोटल सैलरी
तो कितने महीने का लोगे बताओ? 30,000 रुपये हर महीने 10 महीने तक मिला, ये तो लोगे ही लोगे, लेकिन 30,000 रुपये 2 महीने का और लोगे जो ड्यू है, समझ गए? तो जो टोटल अमाउंट है वो आप 3,60,000 रुपये टैक्सेबल करोगे। क्लियर? इसी तरीके से जो दूसरा एग्जांपल है एक, वो लो। यहां पे बताओ टोटल सैलरी क्या लोगे? टोटल सैलरी, जहां पे हमने कहा कि सैलरी 30,000 रुपये हर महीने है, अप्रैल और मई की सैलरी जो है वो एडवांस में मिल गई, बताओ। हाँ, 10 का लोगे? 10 महीने का है? बहुत बढ़िया यार, कमाल कर दिया आपने, तो क्या जवाब दिया है, पिटाई होनी चाहिए इस जवाब पे। पूरे 12 महीने की सैलरी मिल चुकी है उसको, और 2 महीने की सैलरी एडवांस है। क्या हुआ? यही तो बोलता आ रहा हूं इतनी देर से, रिसीट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। ये पैसा तो मिल चुका है और ये भी पैसा मिल चुका है, या ड्यू हो चुका है, मतलब उसने काम कर लिया लेकिन अभी पैसा नहीं मिला, या उसने 2 महीने का एडवांस ले लिया। तो इस तरीके से यहां पे 4,20,000 रुपये टैक्सेबल होता है। मतलब एक तरीके से टोटल सैलरी की जो कैलकुलेशन है वो 4,20,000 रुपये है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? तो सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले होगा दैट विल बी टैक्सेबल। यहां तक बात समझने के बाद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर रामलाल फॉर द असेसमेंट ईयर, ये असेसमेंट ईयर यहां पे जो भी होगा असेसमेंट ईयर वो हम यहां पे ट्रीट करेंगे। ओके, यहां पे आप अपना असेसमेंट ईयर लिख लोगे, जो भी असेसमेंट ईयर बनेगा। नाउ यहां पे क्या है, जब सैलरी, ये ध्यान से समझना क्योंकि बच्चे कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं। सैलरी में क्या क्या चीजें आती हैं ये इसी टेबल में हमने बता दिया है। एक बेसिक पे जो हर महीने उसको पैसे मिलेंगे उसको बोलते हैं बेसिक पे। क्या बोलते हैं उसको? बेसिक पे। फिर कई बार क्या होता है वेजेस के रूप में भी, उसको जरूरी थोड़ा है यार कि एक जो पर्सन है वो सिर्फ एक ही काम करता है। कई बार क्या होता है ऑफिस में या फैक्ट्री में एक्स्ट्रा काम भी संभाल लेता है, मैनेजर का काम भी है, फिर ऑफिस में जाके वो फोरमैन का काम भी संभाल लेता है। एक ही बंदा 3-3 4-4 काम संभालता है, तो उसको मालिक कहता है चल यार इस नाम के पैसे भी इसको दे दो। एक नया बंदा रखूंगा, उसकी सैलरी के बजाय 2,000 1,500 2,000 4,000 कम में यही बंदा इसी को दे देते हैं, यही काम कर लेगा, है ना। वेजेस कई बार होता है बोनस मिलता है, होता है ना दिवाली, इंडिया में दिवाली के टाइम पे बोनस मिलता है। सर ये भी टैक्सेबल है? हाँ टैक्सेबल है। एक चीज और बता दूं, आप सभी इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, आप सभी के ना दुखड़े चालू हो जाते हैं जब इनकम टैक्स पढ़ते हो, क्योंकि दिल पे लगा बैठते हो बातें। सर ये क्या मतलब होता है, हमारे ऊपर तो अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार नहीं हो रहा है, ये समझो यू ऑल आर इनकम टैक्स ऑफिसर्स। ओके, तो आपको लगाना है। तो जब इस पक्ष में देखोगे तो सब सही है, और अगर जनता जनार्दन बन के समझोगे तो हमेशा दुखड़े ही रहोगे। तो इसलिए यू ऑल आर इनकम टैक्स ऑफिसर मान के चल लो, सभी के सभी इनकम टैक्स ऑफिसर हो, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन समझनी है। बेसिक पे जो भी पेमेंट होती है वो मिलेगा, बेसिक सैलरी या बेसिक पे बोलते हैं। वेजेस, बोनस, कमीशन, जितने भी टाइप के कमीशन है, अब इसमें कई तरीके के कमीशन होते हैं, आगे चल के बात करेंगे, बट कमीशन जितने भी तरीके के कमीशन है वो सारे। डीएनएस अलाउंस, ये इसको शॉर्ट में बोलते हैं डीए, और याद रखना यहीं पे बता रहा हूं डीए का हमेशा फुल अमाउंट यहां आता है। डीए, डीएनएस अलाउंस, हिंदी में बोलते हैं इसको महंगाई भत्ता। जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये थोड़े महंगे शहर है। यहाँ पे क्या है, जो रहने की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो थोड़ी ज़्यादा महंगी है। इसके अलावा आप किसी और स्टेट में चले जाओ, वहाँ पे थोड़ा रहना खाना पीना सस्ता हो सकता है एज कंपेयर टू दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई के, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो किसी एम्प्लॉय को जॉब लगी वहाँ पे, तो उसको एक्स्ट्रा महंगाई भत्ता मिलता है, डीएनएस अलाउंस। डीएस अलाउंस के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं होती। एक बात और बता दूं, यहाँ पे जितने भी आइटम्स लिखे हैं मैंने, इन सब के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं होती। ये एज इट इज, ये तो पूरा का पूरा अमाउंट है, इसको सैलरी के हेड में लेते हैं, गवर्नमेंट ने कोई छूट नहीं दी इन सब के लिए, ठीक है। नाउ अलाउंसेस क्या लगा रखा है हमने यहाँ पे, स्टार, तो इसके लिए कैलकुलेशन है। इसमें क्या गवर्नमेंट कहती है कि एग्जाम्प्ट होगा, गवर्नमेंट बोले तो यहाँ पे मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अलाउंसेस में लेस कर देंगे एग्जाम्प्ट, जो आएगा दैट विल बी पार्ट ऑफ सैलरी। परक्विजिट, इसको बोलते हैं नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, ये परक्विजिट का पार्ट होता है, ये लेंगे हम लोग। इसके अलावा
और क्या होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये सारे ले लो, इसमें कोई एग्जाम्पशन है वो लेस कर लो, जो आएगा सबको जोड़ेंगे उसको बोलेंगे ग्रॉस सैलरी। इसमें डिडक्शंस हैं, अभी आगे चल के एक सेपरेट चैप्टर भी है डिडक्शन का, 80C to 80U वो पढ़ेंगे, और यहां पे भी कुछ डिडक्शन मैं पहले ही बता दूंगा, तो डिडक्शंस माइनस कर दो। ये कई सारे डिडक्शंस होते हैं, माइनस करने के बाद जो आएगा वो आएगा इनकम अंडर द हेड सैलरी। हम टैक्स निकालना नहीं सीख रहे, हम ये सीख रहे हैं कि सैलरी की कैलकुलेशन करते वक्त क्या क्या चीजें आप शामिल करोगे और क्या क्या चीजें शामिल नहीं करोगे, क्या चीजें आप पूरी शामिल करोगे और क्या लेके उसमें से कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट कर दोगे। ओके, तो क्या क्या बताया एक बार रिव्यू कर दूं दोबारा से। बेसिक पे, वेजेस, बोनस, कमीशन और डीएनएस अलाउंस, ये सारे के सारे अमाउंट फुल आते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं होती। अलाउंसेस इसमें से लेस कर दो, एग्जैम्प्ट कैलकुलेशन है, स्टार लगा रखा है हमने, परक्विजिट इसके लिए भी इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, और पढ़ना है आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स। मजे की बात बताऊं, 3 ही टॉपिक पढ़ना है। हाँ, 3 ही टॉपिक पढ़ना है आपको, अलाउंसेस पढ़ना है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, क्या हुआ, परक्विजिट, अलाउंसेस, परक्विजिट और रिटायरमेंट बेनिफिट, बस 3 ही टॉपिक पढ़ना है। लेकिन 3 टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स हैं, है ना, तो बस 3 टॉपिक के लिए पूरा चैप्टर पढ़ना है, सबको उठा के जोड़ दो, कैलकुलेशन कर लो, आसान है, मजा आएगा पढ़ने में।